नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप हैं मेरे साथ में। तो साथियों, आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा साथियों टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं। साथियों, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे जो हमारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, किस प्रकार साथियों इसका निर्माण हुआ है तथा इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम लोग विस्तृत में चर्चा कर रहे थे। और साथियों, इससे पहले हम लोगों ने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में देखा था। अगर उद्देश्य प्रस्ताव की साथियों हम लोग बात करेंगे तो 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो सभा थी इसके समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यही जाकर के साथियों जब इससे कुछ संशोधन किए गए, इसके पश्चात जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना, इसी के अंतर्गत हम लोगों ने साथियों इनके जो 5 पॉइंट थे इनके बारे में देखा था। अगर क्रमशः हम लोग पॉइंटों की बात करेंगे तो साथियों हम लोग देखेंगे कि 5 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं और 6वां पॉइंट हमारा जो आज का है साथियों इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग डालेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। क्या उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। अगर साथियों हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव की बात करेंगे और हम लोग आज के अपने 6वें पॉइंट की बात करेंगे, साथियों हमारा 6वां पॉइंट हो जाता है अल्पसंख्यकों या पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के जो लोग होते थे इनको पर्याप्त सुरक्षा जो है ये प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान किया गया था कि जो भी जनजातियां थी तथा जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भारत में निवास करते थे, इनके लिए इनकी जो पर्याप्त सुरक्षा है इसकी व्यवस्था की जाएगी। तो हम लोग देखेंगे अल्पसंख्यकों पिछड़े वर्गों तथा जनजातियों पिछड़े वर्गों तथा जनजातियों क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी। तो साथियों क्या प्रावधान किया गया इसके अंतर्गत? अगर हम लोग 6वें पॉइंट की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी। और इसके बाद में अगर हम लोग 7वें पॉइंट की बात करते हैं तो 7वां साथियों हमारा पॉइंट क्या आ जाता है? संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। क्या? संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा इसके भूक्षेत्र समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देशों की भांति न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो साथियों क्या प्रावधान किया गया? अगर हम लोग 7वें पॉइंट की बात करते हैं तो 7वां पॉइंट साथियों हमारा यहाँ पर ये हो जाता है कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए। क्या? जो हमारी संघ की एकता होगी साथियों इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा इसके भूक्षेत्र समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सब देशों की भांति न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये साथियों हमारा 7वां पॉइंट हो जाता है। और अगर हम लोग 8वें पॉइंट की बात करते हैं,
अगर आप लोग 8वें पॉइंट की बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत, तो इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान प्रदान किया जाएगा। अधिकार एवं उचित स्थान प्रदान किया जाएगा। और साथियों और क्या होगा, और इसके अंतर्गत विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। तो क्या देखा साथियों, हम लोगों ने देखा कि अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और इसी के अंतर्गत संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सब देशों की भांति न्याय एवं विश्व अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान प्रदान करने के लिए, यानी इसे जो उचित भूमि का स्थान जो है भारत भूमि को प्रदान किया जाएगा और विश्व शांति एवं मानवता कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो योगदान है इसे सुनिश्चित किया जाएगा। साथी इस प्रकार से जो उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत जो हमारे जो कुछ प्रावधान किए गए थे इनके बारे में हम लोगों ने देखा और साथियों इसके आगे हम लोग देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव जो है इसके बारे में ये प्रावधान किए गए तथा ये जो हमारी संविधान सभा है इसने किस प्रकार से इसे लागू किया गया, किस प्रकार से इसे अपनाया गया और किस प्रकार से इसका संचालन किया गया, इसके बारे में साथियों हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे इस प्रस्ताव को, आगे साथियों हम लोग देखेंगे इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और साथियों क्या किया गया, इसमें संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया, यानी इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया और साथियों क्या किया गया और काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप को संविधान की प्रस्तावना के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, यानी इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। तो साथियों इसके अंतर्गत जो मुख्य हमारे प्रावधान किए गए अगर इनके बारे में हम लोग देखेंगे तो इनके बारे में साथियों हम लोगों ने देखा उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में
और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मत के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। और साथियों इसके बाद में इसी के साथ में हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे साथियों हम लोग देखेंगे संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा के अंतर्गत साथियों जो समितियों का निर्माण किया गया था, जो कि इनके जो विभिन्न कार्य थे इनका संचालन करती थी, यानी जो समितियां थी इनका निर्माण इस प्रकार से किया गया था, सबको काम बांट दिए गए थे। जैसे राम और लक्ष्मण है, इनसे कह दिया जाए कि एक एक काम दोनों लोगों को दे दिया जाए कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। तो उसी प्रकार से साथियों प्रत्येक कार्य का निर्धारण किया गया था कि यानी इन लोगों के द्वारा इस कार्य को किया जाएगा। तो इसी प्रकार से संविधान सभा की कुछ समितियों का निर्माण किया गया, जिनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो हमारी हेडिंग साथियों आ जाती है संविधान सभा की समितियां। क्या आ जाती है? संविधान सभा की समितियां। साथियों हमारी हेडिंग आ जाती है संविधान सभा की समितियां, यानी हमारी मुख्य कौन कौन सी समितियां हैं साथियों, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए यानी निर्माण के लिए या निर्माण से संबंधित या निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया। अगर साथियों हम लोग इस समितियों की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत 8 हमारी बड़ी समितियां हुआ करती थी और इनके अध्यक्षों के नामों को हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग साथियों जो बड़ी समितियां 8 हुआ करती थी इनके बारे में, जो मुख्य हमारी समितियां हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या हुआ साथियों, संविधान सभा की समितियों का निर्माण किस वजह से किया गया? संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए या संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। और अगर हम लोग बड़ी समितियों की बात करते हैं, इसमें बड़ी समितियों की संख्या 8 थी। अगर साथियों हम लोग सबसे पहली समिति की बात करते हैं और अन्य छोटी समितियां जो है साथियों इनके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो बड़ी समितियों में सबसे पहली हमारी जो समिति आ जाती है ये आ जाती है संघ शक्ति समिति, जो कि हमारे परीक्षा में काफी बार साथियों यहां से क्वेश्चन बनता है कि एक हमको समिति दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे। संघ शक्ति समिति। अगर साथियों हम लोग संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू साथियों इसके अध्यक्ष थे। और इसके बाद में हमारी दूसरी समिति आ जाती है संघीय संविधान समिति। कौन सी आ जाती है? संघीय संविधान समिति। साथियों हमारी दूसरी आ जाती है। अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। और साथियों इसके बाद में हम लोग तीसरी समिति की अगर बात करेंगे तो तीसरी हमारी आ जाती है प्रांतीय संविधान समिति। कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति। अगर साथियों प्रांतीय संविधान समिति की हम लोग बात करेंगे तो इसके साथियों अध्यक्ष हो जाते हैं सरदार पटेल। कौन हो जाते हैं? सरदार पटेल। और आज की अगर हम लोग चौथी समिति की बात करेंगे, चौथी हमारी साथियों समिति हो जाती है प्रारूप समिति, जिसे पांडुलेखन समिति के नाम से भी साथियों जाना जाता है। और अगर हम लोग इसके बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट समिति हो जाती है B.R. अम्बेडकर।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो जाते हैं इसके। और अगर हम लोग आज की 5वीं समिति की बात करेंगे तो मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए सलाहकार समिति के लिए सलाहकार समिति। अगर साथियों लोग इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं सरदार पटेल। कौन हो जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या देखा साथियों, हम लोगों ने देखा संविधान सभा के अंतर्गत जो हमारी प्रमुख समितियां हो जाती हैं, अगर इनके बारे में हम लोग देखेंगे तो मुख्य रूप से अगर हम लोग बड़ी समितियों की बात करेंगे तो साथियों इनकी संख्या हो जाती है 8। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे तो संघ शक्ति समिति जिसके अध्यक्ष हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके बाद में प्रांतीय संविधान समिति अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष साथियों हो जाते हैं सरदार पटेल, और प्रारूप समिति अगर इसकी हम लोग बात करेंगे साथियों इसके अध्यक्ष हो जाते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। इसी क्रम में मौलिक अधिकारों के को अगर हम लोग मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों के लिए जो सलाहकार समिति का निर्माण किया गया था, अगर हम लोग इसके अध्यक्ष की साथियों बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे सरदार पटेल। साथियों इसी के साथ में आज का हमारा ये टॉपिक है, जो हमारी ये समितियां हैं, बड़ी समितियां, इनका क्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग छोटी समितियों के बारे में देखेंगे। साथियों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। और साथियों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप और अधिक जानकारी के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष, उसके साथ में जुड़े। साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।